सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनिंदवर नेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीव सपरुवनम वक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य निर्यापक महाश्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल का जो हमारा विषय हुआ, उस विषय के संदर्भ में बहुत लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके मतलब बहुत ही सुंदर जो है तो जवाब लिखकर भेजे हैं। आप भी जिन्होंने अभी तक मतलब उसका प्रयास भी नहीं किया है, उन लोगों से निवेदन है, देखिए आप यदि प्रयास करेंगे तो सारे जो उत्तर है वह आपको भी आना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जो है तो आप सारे ही बातों का जो है विशेष रूप से अध्ययन से ही नहीं, आपको प्रैक्टिस से भी काम होगा। हमें याद है बचपन में जब हमको मतलब गणित आदि के विषय पढ़ाए जाते थे और समझ में नहीं आते थे तो एक ही गणित को अलग अलग तरीके से दिया जाता था। मतलब वो सूत्र वही रहते थे, बस संख्या बदल जाती थी। तो अभ्यास करने से जो है विषय क्लियर होंगे बहुत सारे। तो आप सभी भी, बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने नहीं भी किया है, तो उनसे निवेदन है एक बार आप कर कर देखिए। आज पुनः समझेंगे तो आपको और विषय समझ में आ जाएगा। अवधि ज्ञान के विषय में चर्चा करते हुए अवधि ज्ञान के दो भेद, गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय जो है, उन दोनों भेदों को हमने देखा। फिर जो गुण प्रत्यय है, वह गुण प्रत्यय की विशेषता तीन भागों में जो बांटी थी, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। ठीक है ना। और जो भव प्रत्यय नामक जो अवधि ज्ञान होता है, वह भव प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है। विशेष प्रसंग में तीर्थंकरों के भी वह पाया जाता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो तिर्यंच होते हैं उनको देशावधि जघन्य होगा। मनुष्यों को जो है तो संयम यदि है तो उनको उत्कृष्ट देशावधि हो सकता होता है, और जो असंयमी है उनको जघन्य ही देशावधि होगा। अब जो गुण प्रत्यय रूप अवधि ज्ञान है, उसके देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये जो तीन भेद किए थे, इन तीन भेदों को आज विशेष रूप से हमको समझना है। ठीक है। अब ये जो विषय है अभी तक का, मेरे ख्याल से हम सभी को ये विषय याद होना चाहिए जितना हम अभी यहाँ पर बात की है। और उसके बाद अप्रतिपाती ज्ञान कौन सा है, प्रतिपाती ज्ञान कौन सा है, इस विषय में भी आप बिना तैयारी के भी लिख सको। इसके बाद द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनको मतलब अवधि ज्ञान की जब व्याख्या बोलते हैं तो ये कहते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए, ऐसा हम बोलते हैं। तो फिर द्रव्य, उसकी मर्यादा क्या है, मतलब देशावधि की, फिर परमावधि की, फिर सर्वावधि की पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जघन्य देशावधि की यहाँ पर बताई गई थी। तो जघन्य जो देशावधि है, वो जघन्य देशावधि कौन से द्रव्यों को जानता है, मतलब कौन से जघन्य द्रव्यों को वो जानता है। सबसे जो उसका मतलब जानने का जो द्रव्य है वो कितना बड़ा होना चाहिए, मतलब उससे उसकी मर्यादा क्या है। तो बताया था मध्यम योग से जो हम औदारिक वर्गनाओं का ग्रहण करते हैं, उन औदारिक वर्गनाओं को, और जो औदारिक वर्गनाएं विसृसोपचय के रूप में खड़ी है, उन सभी को एक करने के बाद जो लोक है, उस लोक में जो असंख्यात प्रदेश है, उन असंख्यात प्रदेश का उसमें भाग लगाना है। जितना भी भागफल निकलेगा उतने द्रव्यों को जघन्य अवधि ज्ञान जानता है। क्षेत्र के विषय में जो बात हुई थी वहां पर यह बताया गया
सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के तृतीय समय में जितनी अवगाहना होती है, जितना स्थान वह घेरता है, उतने क्षेत्र को जघन्य देशावधि ज्ञान अपना विषय बनाता है। जब काल की अपेक्षा बात हुई तो उस विषय में बताया, काल जो है वह एक अवलि के असंख्यात्वे भाग प्रमाण, जितना भी समय होगा उतना ही भूतकाल में और उतना ही भविष्य काल में वह पर्यायों को विषय करता है। भाव की अपेक्षा बताया था कि जितना काल का प्रमाण है, मतलब वो कितना है, अवलि के असंख्यातवे भाग प्रमाण। अब अवलि के असंख्यातवे भाग को भी असंख्यात का भाग जब लगाएंगे, तब जो अर्थ पर्याय रूप पर्याय निकलती है, उसके जितने अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, उन अविभागी प्रतिच्छेदों को, उस अर्थ पर्याय को अपना विषय जो करता है वह भाव की अपेक्षा हुआ था। तो इस तरह से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनका जघन्य वर्णन जो है वह हो गया। इसके बाद इसके उत्कृष्ट पर्यंत जो भेद है, उन भेदों को हमें यहाँ पर पढ़ना है। उसकी चर्चा भी कल की कक्षा में प्रारंभ हुई थी और हमने ये पढ़ा था कि जो द्रव्य है, उन द्रव्य में जघन्य द्रव्य जो है, जो मध्यम योग से हमने ग्रहण किया था, अब उस द्रव्य को भी हमें और आगे आगे ले जाना है, मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म तक ले जाना है। अभी ये जो वर्गनाएं हैं, ये औदारिक की वर्गनाएं हैं। फिर सिर्फ औदारिक के वर्गनाओं तक नहीं रहना है ना, जो आगे आगे का अवधि ज्ञान बढ़ेगा, परमावधि और सर्वावधि होगा, वह औदारिक के आगे वैक्रियक को भी अपना विषय बनाएगा, आहारक वर्गनाओं को भी बनाएगा, तेजस वर्गनाओं को भी बनाएगा, मनोवर्गनाओं को भी बनाएगा, कार्बन वर्गनाओं को भी बनाएगा, कार्बन वर्गना के आगे भी परमाणुओं को भी वो अपना विषय बनाएगा, क्योंकि सबसे छोटे परमाणु होते हैं जिसका दूसरा भाग अब होता नहीं है। ठीक है ना, उस परमावधि को भी, जो परमाणु है उस परमाणु को भी अवधि ज्ञान जानेगा, लेकिन वो सर्वावधि होगा। तो अब जो है अवधि ज्ञान, उस अवधि ज्ञान के जो देशावधि है, उस देशावधि को हम समझेंगे, परमावधि को समझेंगे और सर्वावधि को समझेंगे। अब ये बात आई थी कि जो देशावधि या परमावधि ज्ञान है, उसके उत्कृष्ट और जघन्य ऐसे भेद होते हैं। तो जाहिर सी बात है, उत्कृष्ट और जघन्य तो कुछ मध्यम भी भेद होंगे। मतलब 1 से लेकर 100 तक की बात है, तो 1 जो है वो जघन्य हो गया और 100 जो है वो उत्कृष्ट हो गया, और उसके बीच की जितने भी होंगी वो मध्यम अवस्था होगी। अब जो देशावधि ज्ञान है, वो देशावधि ज्ञान भी कार्बन वर्गनाओं को जानता है, और कार्बन वर्गनाओं में भी कुछ अधिकतर वह जानता है। अब वो कितना जानता है, इसके लिए कल जो व्याख्या आचार्य महाराज ने प्रारंभ की थी, उसको ध्रुवहार कहा था। ध्रुव मतलब हमने पढ़ा था निश्चित संख्या, फिक्स्ड जो होती है, जो नियत है, जिसको बदला नहीं जा सकता है पूर्ण भाग देने तक, उस ध्रुवहार को हमें करना है। और हार मतलब होता है भागहार। तो जो ध्रुव संख्या निश्चित करेंगे उसका ही हमें भाग देना है। तो पर्याय से पर्याय समास तक जो अनंत भाग वृद्धि आदि हुई थी, ऐसे ही यहाँ द्रव्य से लेकर, मतलब जघन्य देशावधि ज्ञान के द्रव्य से लेकर सर्वावधि ज्ञान के द्रव्य तक हम जाएंगे। बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग करते हुए जाएंगे। वहां वृद्धि करते हुए गए थे, यहाँ पर भाग करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन वहां वृद्धि परसेंटेज के अनुसार थी, यहाँ पर जो भाग होगा वह भाग होगा निश्चित संख्या रूप, मतलब ध्रुव रहेगा, वो बदलेगा नहीं। मान लो 2 का भाग है तो 2 का ही देंगे, 3 का है तो 3 का ही लगेगा। जो भी ध्रुवहार होगा वह ध्रुवहार निश्चित होगा। अब इस ध्रुवहार को समझने के लिए उन्होंने ये बताया था कि जो अनंत भाग सिद्धों का है, मतलब सिद्ध जितने बने तो सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण, ये नहीं तो और दूसरी व्याख्या की, जितने अभव्य सिद्ध है। देखो, अभव्य को भी यहाँ पर सिद्ध शब्द का प्रयोग किया। अभव्य सिद्ध, अभव्य सिद्ध का मतलब क्या हुआ, अभव्य सिद्ध मतलब हुआ जो अभव्य जीव है वो सिद्ध ही है, मतलब वो ऊपर की सिद्ध नहीं, वो अभव्य सिद्ध है, वो कभी भव्य नहीं बनने वाले। ठीक है ना, तो सिद्धों का अनंतवा भाग, और अभव्य सिद्ध मतलब जो अभव्य जीव है उनका, उनसे अनंत गुना। तो वो जो अभव्य जीव है उनसे अनंत गुने,
इस प्रकार सिद्धों का अनंत भाग करे या अभव्यों को अनंत गुना करे तो यह ध्रुवहार यहाँ पर बनेगा। फिर ये जो ध्रुवहार है इसके लिए और एक बात बताई थी कि जो मनोवर्गनाएं है उन मनोवर्गनाओं का भी अनंतवा भाग, ठीक है, उसको भी जो है तो वो ध्रुवहार कहते हैं। इस प्रकार जो तीन प्रकार की व्याख्या की थी, उसके बाद एक व्याख्या कल की गाथा में आई थी कि कार्मन वर्गना का जो गुणकार है उस गुणकार में कार्मन वर्गना से गुणित करना, जितना भी कार्मन वर्गना का गुणकार होगा उस गुणकार में जितने भी ध्रुवहार होंगे उन ध्रुवहार को आपस में गुना करना है। कार्बन वर्गना का गुणकार मतलब जो कार्बन वर्गना के गुणकार है उसको कार्बन वर्गना से गुणित करने के बाद जो भी द्रव्य निकलेगा उस द्रव्य को यहाँ पर समय प्रबद्ध कहा गया था, ठीक है। और वह जो समय प्रबद्ध है वह समय प्रबद्ध मतलब एक निश्चित रूप से जो ऊपर संख्या निकलेगी वही होता है जघन्य द्रव्य, किसका, देशावधि ज्ञान का, ठीक है। इस तरह से जो विषय है उस विषय को हमने समझा था। फिर देखिए बहुत सारे लोगों ने कल जो आपके लिए विषय दिया था उस विषय के में मतलब मेहनत बहुत लोगों ने की और बहुत अच्छी मेहनत की। ऐसी मेहनत देख के पढ़ाने का तो मन होता ही है, लेकिन और नई नई बातें ढूंढने का भी मन होता है कि नहीं चलो सब लोग मेहनत कर रहे हैं ये ढूंढो और ये देना चाहिए और ये विषय देना चाहिए, इस तरह से मन होता है। अब हम पहले जो है जो हमारा विषय है उस विषय को देखते हैं। फिर आपके प्रश्न जो है अभी रेज हैंड हो रहे हैं, लेकिन एक बार इसको देख लीजिए फिर हम उस विषय की ओर चलते हैं। अब देखिए जो समय प्रबद्ध राशि है वह समय प्रबद्ध राशि तो निश्चित रूप से आचार्य महाराज ने स्वयं ही कह दिया कि वो मतलब हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। फिर भी कितनी है तो एक बता देते, जैसे एक उदाहरण के लिए समझिए, मान लो 10 लोग हैं और 10 लोगों के सर पर बाल है। कितने बाल है नहीं मालूम, नहीं गिन सकते भाई, वो असंख्यात बाल है। अच्छा ठीक है, उन 10 लोगों में से 2 लोगों को अलग कर दो तो उन 2 लोगों के सर पे जितने बाल है ना उतने घास के जो बीज है वो हमारे पास है। और जो 8 लोग बचे हैं ना उन 8 लोगों के जितने बाल है उतने घास के बीज हमको तैयार करने हैं। अरे संख्या बताओ ना, संख्या नहीं मालूम भाई, ये प्रमाण हमने कहीं पढ़ा था, उदाहरण को उदाहरण के तौर पे लीजिए। ये प्रमाण हमने कहीं पढ़ा था कि भाई जो 2 लोग हैं ना वहां पे बैठे उनके सर पे जितने बाल है उतने बीज हमारे पास है। और जो अभी 8 लोग अपने बाजू में निकाले ना उतने बीज हमको तैयार करने हैं ये 2 लोगों के बाल के बीजों से, मतलब और बीज हमको बढ़ाने हैं। अब यहाँ संख्या तो कुछ बताई नहीं है, लेकिन वहां जो बाल है उसकी कुछ ना कुछ तो संख्या होगी ना 2 लोगों के बालों की। तो वो कुछ ना कुछ जो संख्या है बस वो कुछ ना कुछ संख्या तक हम पहुंचते हैं। कितनी है वो आचार्य महाराज स्वयं में कह रहे कि हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, मतलब ये केवल ज्ञान का विषय है। देखो बहुत लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। एक बात समझना, समझ में आना जरूरी नहीं है, हम क्या समझ रहे हैं ये समझना जरूरी है। कितना समझे ये नहीं मालूम, लेकिन क्या समझे, क्या समझ रहे हम समझ रहे हैं भगवान की केवल ज्ञान की वाणी, दिव्य ध्वनि की जो वाणी है जो इतने सूक्ष्म विषय को ग्रहण करती है, उस वाणी का जो अनंतवा भाग है वह हम तक पहुंचा है, बस उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। मतलब औधिक ज्ञान की बात को हम समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। तो कितना समझे वो जरूरी नहीं, क्या समझ रहे हैं बहुत जरूरी है, इसलिए उस विषय की ओर चलना है। हाँ, अभी मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन पर जो है यह संख्या आ रही होगी। अब देखो कल मैंने आपको कहा था कि एक संख्या पकड़कर उसको 15 तक भाग लगाना है, ठीक है। अब 15 तक भाग लगाने के बाद बहुत लोगों ने भाग लगाया, लेकिन एक जो ऊपर की संख्या है वो 1,83,48,907 उनको उन्होंने पहली जगन्य देशावधि का जो है वो द्रव्य लिया है, उसको नहीं लेना है। अब वो तो 15 तक का भाग सिर्फ आपको ये कहा था 15 तक का भाग लगाकर रखो कॉपी में, बाकी उसके कुछ भेद नहीं करने हैं। ये क्यों, इतना बस अभ्यास था वो। अब उसको निकालना कैसे वो देखिए।
अब जो है 1,83,48,907 जो है उस संख्या को हमने 3 का भाग दिया। अब इस संख्या को 3 का भाग देने के बाद जो पहली संख्या हमको प्राप्त होगी वह संख्या कौन सी होगी? 47,82,969। ये 47,82,969 जो है ये कहलाएगा समय प्रबद्ध। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध का अर्थ यहां पर क्या है? समय प्रबद्ध का अर्थ यहां पर है जो औदारिक वर्गनाओं का ग्रहण हमने किया था, ठीक है, जो औदारिक वर्गनाओं का ग्रहण किया था और उसके साथ विसर्ग सोपचय जो था और उसको जो लोक के असंख्यात प्रदेशों का भाग दिया था, वह जो संख्या आई थी उसको हम कहते हैं समय प्रबद्ध। अब ये जो समय प्रबद्ध है वही है जघन्य देशावधि। मतलब जघन्य देशावधि ज्ञान जिस द्रव्य स्कंद को जानता है उसमें से सबसे बड़ा स्कंद ये है। अब इसके आगे जो जानेगा वो इसके आगे जो है इससे वह किसको जानेगा? इससे छोटे छोटे द्रव्य को वो जानेगा, ठीक है। तो औदारिक वर्गना से हम चलेंगे। अब औदारिक से चलेंगे तो परमाणु तक जाएंगे। तो परमाणु तक हम जाने वाले हैं। तो परमाणु तक जाने के लिए फिर हमें औदारिक वर्गना, वैक्रियक वर्गना, आहारक वर्गना, फिर तेजस वर्गना, फिर कार्बन वर्गना, ऐसे वर्गनाओं से हमें गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो है ऐसी वर्गनाएं ये अनंतानंत है, ठीक है। फिर उसके अनंत का भाग लगाते मतलब ये भाग भी अनंत लगेंगे। लेकिन यहां समझने के लिए जो है यह संख्या हमने ली है। अब कल एक दीदी ने कहा था इसको 15 तक ही क्यों लिया? इसलिए लिया कि इसका अंतिम भाग 1 निकलता है और परमाणु 1 होता है जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता है, इस कारण से, ठीक है। बाकी कोई कारण नहीं, इसके माध्यम से विषय समझ में आता है। तो जो संख्या आगम में हमको मिली है उसी के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। तो वहां पर जो है 2 का जो भाग है, 3 का जो भाग है, 4 का जो भाग है आपने सबने लगा लिया हुआ है। तो इस 3 के भाग पर अभी हम चर्चा करते हैं। अब ये जो वर्गनाएं है ये वर्गनाएं जो है वो आगे आगे बढ़ रही है, मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म हो रही है। तो 47,82,969 में ध्रुवाहार हमने क्या पकड़ा है? देखो स्क्रीन पर ऊपर लिखा है ध्रुवाहार 3। तो अब सब जगह पर ध्रुवाहार, ध्रुव मतलब निश्चित हार मतलब भागहार, वही लगाना है। तो 47,82,969 यह सबसे बड़ा द्रव्य रहेगा, जघन्य देशावधि का वो स्कंद रहेगा जिसको वो जानेगा, ठीक है। अब जो ध्रुवहार है वो ध्रुवहार कितना है? तो ध्रुवहार के लिए उन्होंने 3 बातें बताई। कौन सी 3 बातें बताई? 3 बातें बताई। एक तो सिद्धों से जितने सिद्ध बने उनका अनंतवा भाग, जितने अभव्य है उनसे अनंत गुना, और जो मनोवर्गना है उसका भी अनंतवा भाग। ये ध्रुवहार है, मतलब उसको हम 3 पकड़ रहे हैं। और जो समय प्रबद्ध है उसके लिए कहा था जो कर्म वर्गनाओं का गुणाकार है उसको कर्म वर्गनाओं से गुणित करना है, उसको समय प्रबद्ध कहा। और वही समय प्रबद्ध मतलब जघन्य देशावधि का सबसे भारी द्रव्य वह होता है। तो उसमें देखो पहला, अब जो लाल किया हुआ है ना, जो काले अक्षर नहीं है, जो लाल अक्षर है यहाँ पर 47,82,969, यह जो संख्या है इसको 3 का भाग दिया तो उत्तर आया 15,94,323। यह जघन्य देशावधि से थोड़ा सूक्ष्म विषय हुआ। इससे सूक्ष्म हुआ 5,31,441। इससे सूक्ष्म हुआ 1,77,147। यहां पर सब जगह 3 से भाग दे रहे हैं। 3 से भाग देने के बाद ये संख्या आ रही है। फिर 5वें स्थान पर जब 3 का भाग दिया तो हमारी संख्या बनी 59,049। फिर जो 6वें स्थान पर पुनः 3 का भाग दिया तो 19,683। अब यहां तक जो है यहां तक कार्बन वर्गनाएं होती हैं, ठीक है। क्यों यहां तक कार्बन वर्गनाएं होती है? इसका जो कारण है ये कारण हम पढ़ेंगे। अभी जो हम आज गाथा पढ़ने वाले हैं ना उसमें उसमें ये दिया हुआ है कि जो उत्कृष्ट देशावधि है, ठीक है, सॉरी उत्कृष्ट परमावधि,
तो उत्कृष्ट, सॉरी सॉरी, उत्कृष्ट देशावधि जो है, उत्कृष्ट देशावधि से एक कम, तो वहां पर जो है हमें वहां तक कारमान वर्गनाएं होती है। तो ये छठवें स्थान पर, मतलब 19,683 से जो है कारमन वर्गना प्रारंभ हुई है। अब उसके बाद 6,561 तीन का भाग देने से यहाँ पर उत्कृष्ट देशावधि आया। अब पुनः तीन का भाग दिया तो यहाँ पर जो है जघन्य परमावधि ज्ञान यहाँ पर प्राप्त हुआ 2,187। इसको पुनः तीन का भाग दिया तो 729, ये जघन्य परमावधि से थोड़ा सूक्ष्म। फिर तीन का भाग दिया 243, या और सूक्ष्म। फिर तीन का भाग दिया 81, और सूक्ष्म। फिर तीन का भाग दिया 27 हुए, वो और सूक्ष्म हुआ। फिर तीन का भाग दिया 9 हुए, फिर और सूक्ष्म हुआ। फिर तीन का भाग दिया 3 आया। यहाँ पर उत्कृष्ट परमावधि होती, यहाँ तक ही कार्बन वर्गनाएं होती है। मतलब छठवें स्थान से लेकर 14वें स्थान तक कार्बन वर्गना होती है। अब यहाँ पर पुनः तीन का भाग दिया तो उत्तर आया एक। तो एक जो उत्तर आया इसको हमने अलग से पीला कलर करके रखा है, मतलब ये सर्वावधि है। और यह जो है यह ज्ञान परमाणु को जानता है, सर्वावधि परमाणु में जानता है। मतलब कार्बन वर्गनाएं सबसे सूक्ष्म है वर्गनाओं में, और उसमें भी सूक्ष्म है परमाणु। ठीक है। अब जो देशावधि है वो कार्बन वर्गनाओं को जान रहा है, लेकिन कार्बन वर्गनाओं के ऊपर क्या है, फिर बाकी की वर्गनाएं पकड़ लीजिए, जो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस वर्गना है, और वहां पर कार्बन वर्गना भी प्रारंभ हुई। मतलब जो देशावधि ज्ञान है वो देशावधि ज्ञान भी कार्बन वर्गनाओं को जानता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो विषय हुआ ये ऐसे हमें स्थान लगाकर चलने हैं। और यह स्थान लगाने के बाद जो है हमें प्रत्येक का यहाँ पर क्रम जो है वो समझना है। अब कारमान वर्गनाएं जो है वो छठवें स्थान पर आ गई। तो छठवें स्थान से लेकर 14वें स्थान तक, ये देखो यहाँ पर एक लाल लाइन खींच के रखी है साइड में, है। थोड़ा इसको छोटा करता हूं। हाँ, ये देखिए स्क्रीन पर लाल लाइन है, छठवें स्थान से लेकर 14वें स्थान तक। ये क्या होती है, ये कारमान वर्गनाएं। ठीक है, यहाँ पर कार्बन वर्गनाओं का प्रारंभ हुआ, यहां तक जो है ये कार्बन वर्गनाएं होती है। अब जो है 6 स्थान से ऊपर जो बची, मतलब जहां से कार्बन वर्गनाएं प्रारंभ हुई थी, तो जब तक कार्बन वर्गना नहीं है तब तक कार्बन वर्गना का गुणकार होता है। मतलब 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक ये जो संख्या, ये क्या है, ये कार्बन वर्गना का गुणकार है। 1 से लेकर 5 तक ये संख्या कौन सी ली, 47,82,969 से कम करते करते हम गए थे 5वें स्थान पर, संख्या आई 59,049। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये कार्बन वर्गना का गुणकार, ये समझना 1 से लेकर 5 तक। और 6 से लेकर 14 तक ये कहलाती है कार्बन वर्गना। अब कार्बन वर्गना के स्थान कितने हो गए देख लीजिए। कार्बन वर्गना के स्थान हुए 6 से लेकर 14 तक। कितने स्थान हुए 6 से लेकर 14 तक, गिन लीजिए। 6 से लेकर 14 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और 9। अब 6 से लेकर 14 तक 9 स्थान हुए। इसके लिए मुझे जो विषय हमने पढ़ा उस विषय से उदाहरण दीजिए, 9 स्थान कैसे निकालने, कोई बता सकता है कि ये 9 स्थान कैसे हुए 6 से लेकर 14 तक। जो कल की गाथा में एक विषय आया था उस विषय के अनुसार इसका उत्तर देना है, कोई बोल सकता है। पूर्णिमा दीदी जी, बोलिए पूर्णिमा दीदी जी। दो 2 स्थान कम करेंगे। किससे 2 स्थान कम करेंगे। जैसे एक से एक से 1 से 7 तक तो आएगा, देशावधि का स्थान आएगा। और फिर वैसे 8 नहीं, से वो नहीं वो लेके नहीं वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सुनो सुनो, मेरा प्रश्न सुनो। हमने कार्बन वर्गनाओं का स्थान पकड़ा है चरण 6 से लेकर 14 तक का। क्लियर हो गया ये। तो 6 से लेकर 14 तक कितने चरण हुए, 9 चरण हुए। दो 2 चरण हुए। 9 चरण हुए, तो ये 9 चरण हमको मान लो समझो गिनना नहीं है, या हमने गिने
ये 6 को 1 गिना, 7 को 2, 8 को 3, 9 को 4, 10 को 5, 11 को 6, 12 को 7, 13 को ये 8 और 14 को 9, ऐसे हमने गिने। बिना गिने ही इसका उत्तर देना है कि 9 चरण है। कैसे होगा? देखो, पांच कल एक हजार विषय, ना ना, कल एक विषय आया था, सुन लीजिए। एक कुमकुम दीदी ने प्रश्न पूछा था कि आपने मनोवर्गना जहां से निकाली थी, तो मनोवर्गना को जघन्य से उत्कृष्ट का विशेष और उसमें से एक प्लस करना है। तो आपने बोल दिया कि ठीक है भाई, एक उदाहरण से हम समझ गए, और भी तो उदाहरण दीजिए। कुमकुम दीदी जी का ही प्रश्न था। ये उदाहरण देखो आप ही के सामने है, एक ही विषय से नया विषय आपको मिल रहा है। अब ये कार्बन वर्गना जो है 6 से लेकर 14वें स्थान तक है। तो इतने स्थान कितने हैं? ये स्थान गिनने के लिए जो जघन्य स्थान है वो 6 है और उत्कृष्ट स्थान है वो 14 है। तो 14 में से 6 माइनस कीजिए, कितने बचेंगे? 8। अब इसमें एक अहिया दिया था ना, उसमें एक अहिया, उसमें एक अधिक कीजिए। तो 14 में से 6 माइनस किए, कितने बचे? 8। उसमें एक अधिक कीजिए, ये हो गए 9। मतलब जिस संख्या से जिस संख्या तक विकल्प निकालने हैं, वहां पर उदाहरण दिया था मनोवर्गना के विकल्प कितने। तो उन्होंने कहा था मनोवर्गना की जघन्य संख्या से लेकर उत्कृष्ट संख्या तक की विशेष करना, और विशेषमय से जब जघन्य संख्या माइनस हो जाएगी तो वहां पर एक अहिया, एक अधिक करना, तो उतने मनोवर्गना के विकल्प होंगे। अब वो कैसे है, अब यहां पर समझिए, विकल्प जहां पर भी हमें निकालना हो, मान लो किसका भी विकल्प हमें निकालना है, 2 से लेकर 18 तक कितने विकल्प होते हैं, तो 18 में से 2 माइनस कीजिए। 18 में से 2 माइनस किए, 16 बचे, उसमें एक प्लस कीजिए, 17। मतलब 2 से लेकर 18 तक जो है वो 17 विकल्प होंगे। उसके भेद 17 होंगे, विकल्प 17 होंगे, चरण 17 होंगे। पूर्णिमा दीदी जी, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? पूर्णिमा दीदी जी बोलो जल्दी से। आ रहा है थोड़ा गड़बड़ी होती है। गड़बड़ नहीं, देखो कितना इजी, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 6वें स्थान से कार्बन वर्गना प्रारंभ हो गई और कार्बन वर्गनाएं पहुंची 14वें स्थान तक। अब हमें ये गिनना है कि 6वें स्थान से लेकर 14वें स्थान तक कितने हैं। मान लो किसी ने कहा एक पंक्ति में 15 बच्चे खड़े हैं, ठीक है, तो 15 बच्चों में से पहले जो 5 बच्चे हैं उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है, और जो अंतिम बच्चा है 15वां, उसने भी यूनिफॉर्म पहनी है। लेकिन 6वें स्थान के बच्चे से लेकर 14वें स्थान तक का जो बच्चा है, उन बच्चों ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। वो कितने बच्चे, उनको बाहर निकालो। अब वो कितने बच्चे, हमें उनको बिना गिने ही उनकी संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? 6वें स्थान का बच्चा है, 6वें स्थान से लेकर 14वें स्थान तक जो बच्चे हैं वो बिना यूनिफॉर्म आए हैं। तो 14वां स्थान उसका उत्कृष्ट हुआ, 6वां स्थान उसका जघन्य हुआ। तो उत्कृष्ट स्थान में से पहले जघन्य स्थान हटा दो, तो 14 में से 6 माइनस कर दिए, बचे 8। अब उसमें एक अहिया, एक अधिक करो, तो वो एक 9 हो गए। तो जो बिना यूनिफॉर्म वाले बच्चे होंगे ना, वो 9 हो जाएंगे। तो 1 से 5 तक यूनिफॉर्म वाले हैं, तो 9 और 5 कितने हो गए? 9 और 5 14, और 15वां बच्चा भी यूनिफॉर्म वाला है, तो वो एक 15। समझ में आ रहा है अब मैं क्या बोल रहा हूँ पूर्णिमा दीदी जी? मैं उनको इसलिए पूछ रहा हूँ, बाकी सब फिर वो, दीदी समझ में आ रहा है आपको? जल्दी से बोलो। ए, हाँ आया, अब आ गया। आ गया, हाँ। ऐसे सब समझना। हमें मनोवर्गना के विकल्प निकालने के लिए आचार्य महाराज ने एक सूत्र दिया था कि जघन्य मनोवर्गना में उत्कृष्ट मनोवर्गा विशेषा। तो उत्कृष्ट जो मनोवर्गना है उसमें से जघन्य मनोवर्गना हमें माइनस करनी है, उसमें एक अहिया और उसमें एक प्लस कर दीजिए। तो हमने क्या किया था, वहां उदाहरण लिया था 1 से लेकर 10 तक, मान लो मनोवर्गना है, तो 10 में से एक माइनस किया 9, तो उसमें प्लस एक कर दिया तो वो 10 हो गई थी। ठीक है, तो 1 से 10 तक 10 विकल्प ही होते हैं। लेकिन इस भेद से विषय क्लियर नहीं हुआ। फिर कुमकुम दीदी जी बोली कि भाई एक ही उदाहरण दिया आपने, तो यहाँ पर ये आपको
मतलब साक्षात प्रमाण के साथ उदाहरण दिया, 6 से लेकर 14वें स्थान तक कार्बन वर्गन आए हैं, तो इनके स्थान कितने हुए, इनके विकल्प कितने हुए, तो इनके विकल्प 9 हुए। कैसे 9, ये बिना गिने हमें समझना है। 14 में से 6 माइनस करो, 8 बचेंगे, उसमें एक अधिक करो तो 9 विकल्प होंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये 9 विकल्प हो गए कार्बन वर्गनाओं के। तो अब कार्बन वर्गनाओं का गुणाकार करना है, तो कार्बन वर्गनाओं का गुणाकार करना है तो कर लीजिए कार्बन वर्गनाओं का गुणाकार 9 बार, ये 9 स्थान हुए तो 9 बार। तो 3 को 9 का पावर 2, मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3, फिर 3 गुणित 3 गुणित 3, फिर 3 गुणित 3 गुणित 3, मतलब 3 को 9 बार गुणित करना पड़ेगा। तो यह जो उत्तर आएगा, यह उत्तर आएगा 19,683। जो छठवें स्थान पे देखो 19,683, ये यहां पर उत्तर आया हुआ है, ठीक है ना। तो जो 3 को 9 बार हम गुणित करेंगे तो वहां पर उत्तर कितना आएगा, 19,683, ठीक है। तो ये कार्बन वर्गनाओं की संख्या यहां पर लिख के लिए रखिए आप। जो कार्बन वर्गनाएं 6 स्थान से लेके 14 स्थान है ना, तो उसका उत्तर कितना आएगा, 19,683। क्लियर हो गया विषय। अब ऊपर क्या दिया इन्होंने कि जो कार्बन वर्गनाएं जहां तक प्रारंभ नहीं हुई उसके पहले का स्थान जो है वह कहलाएगा कार्बन वर्गनाओं का गुणकार। मतलब छठवें स्थान से कार्बन वर्गनाएं प्रारंभ हुई थी, तो 5वें स्थान तक कहलाता है कार्बन वर्गना का गुणकार। तो ये 1 से लेकर 5 तक की संख्या है, मतलब 3 को यहाँ 5 का पावर देना है, मतलब 3 को 5 बार गुणित करना है। तो यह उत्तर आएगा 243। 3 को 3 से गुना करो तो वो ऐसा 3 को 3, मतलब 3 को 3, 3 को 3, 3 को 3, ऐसा 5 बार जब हम गुणित गुणाकार करेंगे तो उसका उत्तर आएगा 243। अब वहां पर समय प्रबंध की व्याख्या जो है वो ये दी थी कि कार्बन वर्गनाओं के गुणकार को कार्बन वर्गनाओं से गुणित करना है। तो कार्बन वर्गनाओं का गुणकार कितना आया, 243, और जो कार्बन वर्गनाएं है उनका गुणाकार आया 19,683। तो 19,683 को जब हम 243 से गुणित करेंगे ना तो ये संख्या आएगी 47,82,969। ये निकल गया समय प्रबंध। मतलब आचार्य महाराज कह रहे कि समय प्रबंध की संख्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि जो कार्बन वर्गनाएं जहां से प्रारंभ हुई और कार्बन वर्गनाएं जहां पर समाप्त हुई, तो कार्बन वर्गनाएं प्रारंभ होती है जो उत्कृष्ट देशावधि है उसके एक घर पहले, और समाप्त होती है परमावधि उत्कृष्ट तक। अब इस संख्या को जो इसका गुणाकार निकलेगा, इस गुणाकार को जो इससे पहले वाला गुणाकार है उससे गुणित करने पर समय प्रबंध निकलता है। तो हमने 6 से लेकर यहाँ 14वें स्थान तक जो है ये कार्बन वर्गनाएं थी, तो 3 को 9 स्थान, क्योंकि ध्रुवार हमारा 9 है, सॉरी ध्रुवार 3 है, तो 3 को ये 9 स्थानों से गुणित कर दिया, तो वह संख्या यहाँ पर आई थी 19,683। और कार्बन वर्गना प्रारंभ होने के पहले स्थान को जो हम कहते हैं कार्बन वर्गनाओं का गुणकार, मतलब 1 से लेकर 5, यहाँ नीली लाइन खींचे इस साइड से, ये कहलाता है कार्बन वर्गनाओं का गुणकार। तो ये आया था 243। आपके पास कैलकुलेटर है, आप उसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। 19,683 को 200 जो 43 है उससे गुणित करने के बाद उत्तर हमको प्राप्त होगा 47,82,969। मतलब ये समय प्रबंध की राशि जो है वह निकल आएगी। तो समय प्रबंध की राशि कितनी मालूम नहीं है, लेकिन समय प्रबंध की राशि कैसी निकाली जाती है आचार्य महाराज ने कहा है कि ये तो हमको मालूम है और वह हमको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। अब देखो, ऐसा जघन्य परमावधि से लेकर उत्कृष्ट परमावधि तक गए, ये 14वें स्थान तक। उसके आगे एक ही भाग बचा, ये जो है ये कहलाता है कार्बन वर्गना से भी आगे का परमाणु। तो परमाणु को कौन जानता है, परमाणु को जो है वह सर्वावधि ज्ञान जानता है, सर्वावधि ज्ञान परमाणु तक पहुंचता है। इस तरह से आप सब में लगा लीजिए, ये इधर जो नीली लाइन है ना, यहाँ पर आप लिख लीजिए कार्बन वर्गनाओं का गुणकार, और वहां पर जो भी संख्या आपने 2 लिए तो 2 को
दो 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 ऐसे 5 बार गुणित करके उसकी संख्या निकाल कर रखिए। यहाँ पर नीचे लिखिए कार्बन वर्गनाओं का गुणकार, और जो भी संख्या आएगी, मान लो 2 है तो आपको 2 को 9 बार, क्योंकि ये 9 स्थान उसके यहाँ पर होते हैं, तो 2 को 9 बार करके यहाँ पर उसका गुणाकार लिख के रखिए। मतलब ये इस साइड में, ये जो जिस साइड एरो है ना, जो नीले और लाल लाइन खींचे, इस साइड ये लिख लीजिए। फिर ऊपर की संख्या को नीचे की संख्या से गुणित कीजिए, उस समय प्रबद्ध जितनी आएगी, और प्रत्येक संख्या के आगे जो है इस तरह से आपको लिख के रखना है। ये ऊपर वाली पहली संख्या जघन्य देशावधि का सबसे भारी द्रव्य स्कंद है, और यही समय प्रबद्ध है। इसके नीचे सूक्ष्म 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 होता जाएगा। छठवें स्थान को आप लिख लीजिए कार्बन वर्गनाव का स्थान, और वह समाप्त होता है उत्कृष्ट परमावधि। यहाँ पर ही कार्बन वर्गना जो है यहाँ पर ही समाप्त होती है, इस तरह से। ठीक है, ये विषय यदि हम याद करेंगे ना, तो सारा जो अभी तक की हमारी गाथाएं है, सारा तामझाम आपको याद हो जाएगा, और बड़ा आनंद आएगा आपको कि इतनी गाथाएं समझ में आ रही है। इसलिए मैंने आपको कल क्या दिया, होमवर्क 2 से लेकर 10 तक करके रखिए, और ये 2 से लेकर 10 तक हम इतनी बार करेंगे ना, तो ये आपका विषय आ जाएगा। बस इतना याद रखना, ऊपर क्या करना है आपको, जो भी 15 बार करने के बाद उत्तर आया, उसको 3 का भाग, मतलब जो भी संख्या आपने लिए 2 3 जो, उसको 1 भाग देके जो उत्तर आएगा उसको समय प्रबद्ध लेना। जो 15वां भाग आया उसको नहीं, उसको 1 भाग देने के बाद जो संख्या आएगी ना, उसको 1 नंबर पे रखना। वो वैसा करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे अभी निधि दीदी ने ज्ञानोदय पे नोट्स भेजे हैं, तो उन्होंने बहुत बढ़िया मेहनत की है, प्रत्येक संख्या को लिया है उन्होंने, मतलब 2 से लेकर 10 तक। बस थोड़ा सा ये पहली वाली संख्या है ना, शायद उन्होंने भी यही ली, 1,83,48,907। उसके बजाय हमको लेनी है 47,82,969, जो पहला भाग जाएगा। ठीक है ना। तो पहले स्थान पर आप क्या करना, वो बड़ी संख्या लेकर उसको 3 का भाग दे के रखना, और वह जो संख्या है, जो उत्तर आएगा वह उत्तर समय प्रबद्ध का होगा। फिर वहां से आगे ये विषय आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हमें पढ़ना है। अब देखिए गाथा नंबर 388 और 89, ये 2 गाथाएं इसी में आपको अभी समझ में आ गई है। ये विषय तुरंत तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। 388 नंबर की गाथा देखो ग्रंथ में, धुआहार सपमानम सिद्धानंतीमपमान में तंपी समयपबद्ध निमित्तम समयपबद्ध निमित्तम कम्मनवगन गुणादोदू कम्मनवगन गुणादेदू। क्या कह रहे हैं, ध्रुवहारस पमानम। ध्रुवहारस मतलब जो ध्रुवहार है, उस ध्रुवहार का जो पमानम मतलब प्रमाण है, सिद्धानम अनंतिम पमानम, जो सिद्ध है, उन सिद्धों के अनंतिम मतलब अनंतवे भाग प्रमाण। ये तो हमने पहले पढ़ा है कि सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण जो है वो ध्रुवहार का प्रमाण होता है। वह और कैसे होगा, समय प्रबद्ध निमित्तम, जो समय प्रबद्ध के निमित्त से, मतलब जो गाथा में हमने पहले नंबर पे समय प्रबद्ध संख्या लिखी ना, इस समय प्रबद्ध के निमित्त से कम्मन वग्गन गुणादो, कम्मन वग्गन गुणादो, जो कर्मन वर्गनाओं का गुणाकार होता है, उस गुणाकार का भी। अब देखो 389 नंबर की पहली लाइन, होदी अनंतिम भागो, ये दोनों गाथाएं जुड़ी हुई है। तो कम्मन वर्गनाओं का जो गुणाकार है उसका भी अनंतवा भाग, यह जो है ये ध्रुवहार होता है। मतलब ध्रुवहार हमको 4 तरीके से बताया। पहला बताया कि सिद्धों का अनंतवा भाग, दूसरा बताया अभव्य राशि से अनंत गुना, तीसरा बताया मनोवर्गनाओं का अनंतवा भाग, और यहाँ चौथा बता रहे हैं कार्बन वर्गनाओं के गुणाकार का भी अनंतवा भाग। फिर बता रहे हैं तक गुणागारोवि देश वो ही, तद मतलब इस गुणागारो मतलब गुणाकार का, देश ओहिस्य मतलब देशावधि ज्ञान का, समय प्रबद्ध जो समय प्रबद्ध है, उसमें दो ऊन द्रव्य भेद, 2 कम करके जो द्रव्य भेद प्रमाण होगा, वह
ध्रुवहार संवग्गो, उसमें ध्रुवहार का संवग्ग करना है, मतलब गुणाकार करना है। इन दो गाथा के माध्यम से क्या कह रहे हैं, यद्यपि ध्रुवहार का प्रमाण सिद्ध राशि के अनंतवें भाग प्रमाण है, क्लियर हुआ, तथापि अवधिज्ञान विषयक समय प्रबद्ध का प्रमाण निकालने के निमित्त भूत कार्बन वर्गना के गुणाकार से अनंतवा भाग समझना। जो कार्बन वर्गनाओं का गुणाकार हमने किया उसके अनंतवा भाग जो है वो ध्रुवहार समझना चाहिए। द्रव्य की अपेक्षा से देशावधि ज्ञान के जितने भेद है, अब द्रव्य की अपेक्षा से देशावधि ज्ञान कहां तक आया, हमने यहां तक लिया है सातवें भेद तक, ठीक है ना। उनमें दो कम करने से जो प्रमाण शेष रहे उतनी भार ध्रुवहार का परस्पर गुना करने पर। अब जो देखो, जो उत्कृष्ट देशावधि है इसमें दो कम करने का मतलब दो कम करेंगे तो उत्कृष्ट देशावधि कहां पर है, 7 नंबर पर, और उसके ऊपर 6 है तो 7 और 6 माइनस कर देंगे हम, 7 और 6 उसमें से निकालेंगे तो ऊपर कितने स्थान बचेंगे, 5। तो जो ऊपर के 5 स्थान बचे, दो कम करने के बाद द्रव्य भेद प्रमाण, जितना भी द्रव्य भेद प्रमाण बचा उसका ध्रुवहार, तो 5 बचा तो 5 का जो ध्रुवहार होगा वह कार्बन वर्गना के गुणकार का प्रमाण है। क्लियर हो गया। तो क्या बता रहे, देशावधि का जितना यहां पर हमने प्रमाण लिया था, जितना द्रव्य लिया था वो यहां पर हमने कितने लिए, इसके 7 भेद किए, उसमें से 2 उन मतलब 2 कम करो, 7 में से 2 कम कर दिए तो 5 स्थान बचे। अब इन 5 स्थानों का जो ध्रुवहार है उसका संवर्ग करना है, मतलब उसको संगुणित करना है। तो 5 को मतलब हमने 3 को 5 बार गुणित कर दिया था तो उत्तर आया था 243। तो कार्बन वर्गनाओं का गुणकार 243 और कार्बन वर्गनाओं का गुणाकार जो 6वें स्थान से 14वें स्थान तक है वो 19,683। 243 को 19,683 से गुणित करेंगे तो समय प्रबद्ध का जो हमारा प्रमाण है वह है 47,82,969, ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 381 से 389 तक की जो गाथाएं है ये आपके चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस चार्ट को बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने यहाँ पर लिया है। एक निधि दीदी ने जो नोट्स भेजी है वो आलोक भैया ने जो बताया है उसके अनुसार भी उन्होंने 10 तक का भी किया है, तो 10 की संख्या भी वहां पर है। मतलब आप जो है 2 से लेकर 10 तक पूर्ण संख्याओं के ऐसे भेद कर लिया, आलस मत करना, मेरा निवेदन है आपसे। 10 पेज पे लिख के रखना अलग से, 10 पेज के सेंटर में संख्या लिखना 15 वाली, फिर सेंटर के इधर कर्मन वर्गनाओं का गुणाकार पहली 5 संख्या, 6 से लेकर 14 तक कार्बन वर्गना का गुणाकार, 15वीं जो है उसको अलग से छोड़ देना सर्वावधि के लिए। इधर जो है उसके इस साइड में लिख के रखो जघन्य कहां तक है, उत्कृष्ट देशावधि कहां होगा, जघन्य परमावधि कहां हुआ, उत्कृष्ट परमावधि कहां हुआ, बीच के भेद वो मध्यम रहेंगे दोनों के भी, वो और सूक्ष्म होते जा रहे हैं। फिर इसी साइड लिखना 6वें स्थान से लेकर कार्बन वर्गना प्रारंभ हुई है और वह कहां तक चल रही है, 14वें स्थान तक। ठीक है ना, वो कार्बन वर्गना हो रही है। और उसमें जो 2 उन कर रहे हैं, द्रव्य की अपेक्षा से देशावधि ज्ञान के जितने भी भेद होंगे तो उन भेदों में से 2 कम करने से शेष जो प्रमाण रहे वह ध्रुवहार का परस्पर गुना करने से कार्बन वर्गना के गुणाकार होता है। तो वो कार्बन वर्गना के गुणाकार 2 कम करने से हुआ, मतलब उसके आगे से कार्बन वर्गना प्रारंभ हो गई। तो 2 कम करने मतलब 7 स्थान हुए थे, उसमें से 2 कम किए तो 5 स्थान बचे, वहां पर कार्बन वर्गनाओं का गुणकार, वहां से आगे कार्बन वर्गना प्रारंभ हुई। कार्बन वर्गना जो है वो रहेगी उत्कृष्ट परमावधि तक, क्योंकि सर्वावधि सिर्फ कार्बन वर्गनाओं को नहीं जानता, कार्बन वर्गना भी तो अनंत परमाणु से बनी है। जो कार्बन वर्गनाएं कर्मरूप परिणत हो रही है वे कार्बन वर्गनाएं जो है वो अनंत परमाणुओं को मिल मिल के बनती है और वो परमाणु मिलकर कार्बन वर्गना बनते हैं और वही कर्मरूप परिणत होते हैं। तो सर्वावधि कार्बन वर्गनाओं को नहीं, उसके भी अंदर जानता है। ठीक है, अब देशावधि के लिए उन्होंने ये कहा था, देशावधि कार्बन वर्गनाओं को तो जानता ही है, कार्बन वर्गना प्रारंभ हुई 6वें स्थान से,
उसके भी एक घर आगे तक जानता है। मतलब कार्बन वर्गना का प्रारंभ हुआ 6वें स्थान तक, लेकिन कार्बन वर्गना को देशावधि जान रहा है 7वें स्थान तक। मतलब कार्बन वर्गना के भी एक घर आगे तक जो है वह जानता है। इस तरह से यह विषय जिन्होंने जिन्होंने अध्ययन किया, आज जिन्होंने मेहनत की उनको बहुत क्लियर हुआ होगा। जिन्होंने नहीं की उनसे निवेदन है कल आप पक्का इसको कीजिए। एक जो गणित का विषय आपका क्लियर हो जाएगा। आगे आने वाली जो गाथा है 10-12 वो ऐसे हम पढ़ेंगे, फिर उसको भी एक ऐसी छोटा सा एक आपको चार्ट बना के इसी तरह से आपको समझाई जाएगी। तो वह समझने के बाद जो है हम क्या करेंगे, आगे का विषय फिर प्रारंभ करते हैं। ठीक है। अब ऐसा चार्ट आप बना के रखना, इसको भी मैं पीडीएफ के रूप में आपके सामने जैसे कल भेजा था वैसा इसको भेज दूंगा, और आप खुद लगाना। लेकिन देखो ये नोट्स तो आपको मिलते हैं, निधि दीदी मेहनत करती उनके नोट्स आते हैं, यहाँ पर मेरे भी नोट्स आपको प्राप्त होंगे, ग्रंथ भी आपको मिला है। अभी भारत में बहुत सारे विद्वान पढ़ा रहे उनके भी आपको नोट्स आ सकते हैं। लेकिन जब आप इसको खुद बनाएंगे तो जो आनंद आपको आएगा ना वो आनंद और कहीं नहीं आने वाला है। ठीक है। हाँ। अब जो है वीणा दीदी जी पूछिए क्या प्रश्न है, थोड़ा शीघ्रता कीजिएगा। भैया जी मेरे को ये वर्गनाएं नहीं समझ में आई कि मतलब छठे भाग से हमने कैसे ली, पांचवें भाग से वर्गनाएं कैसे ली, ये चीजें मेरी समझ में नहीं आई, जबकि मैंने चार्ट 5 तक बना लिया पूरा और आप मैंने सुन पूरे लीजिए, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपका प्रश्न हाँ मेरे समझ में आ गया। आपने ये प्रश्न किया कार्बन वर्गना छठे भाग से आपने क्यों ली। अभी जो हमने हाँ गाथा पढ़ी थी ना 390 नंबर की, उस गाथा में हाँ ये दिया हुआ है देशावधि के द्रव्य के जितने भी भाग होंगे उन अच्छा भागों में से 2 भाग कम कीजिए। तो अच्छा अच्छा देशावधि ज्ञान जघन्य, सुन लीजिए बिना दीदी जी आप बीच में ना बोलना। जघन्य देशावधि ज्ञान जो है वह हो गया है, कहां से प्रारंभ हुआ, 47,82,969 से लेकर कहां तक चला, 7वें भाग तक 6,561। ठीक है, 7 स्थान हुए। इसमें से 2 उन कीजिए, मतलब 2 माइनस कीजिए, 2 स्थान। तो 7वां स्थान और हम्म, 6वां स्थान हमने माइनस किया, अब बचे 5 स्थान। तो 5 स्थान हम्म, जो हुए ये हो गए कार्बन वर्गनाओं का गुणकार। अब ठीक है कार्बन वर्गनाओं का गुणकार जहां पर हुआ उसका अगला स्थान कार्बन वर्गनाओं का होता है, क्योंकि कार्बन वर्गनाएं जब तक प्रारंभ नहीं होती है उसके पहले का स्थान कार्बन वर्गनाओं का गुणकार होता है। इसलिए हमने पहले 5 स्थान दिए कार्बन वर्गनाओं के गुणकार में, 6वें स्थान से कार्बन वर्गना प्रारंभ की। दीदी आप समझ में आ गए आपको। हाँ दीदी। बिना भैया जी दीदी जी। एक इसमें हमारे हमारे 16 स्थान बन रहे हैं 15 की जगह, जो शुरू में, और आपने हाँ, ये मैंने 43 आपको बोला, बताई है। सुनो सुनो बिल्कुल सही, मैंने हाँ आपको ये कहा था कि 15 बार आप गुणित कीजिए। तो 15 बार हाँ गुणित करने के बाद जो संख्या निकली थी वो 1,83,48,907, उसी संख्या को हाँ आपने पहले स्थान पे रखा है, इसलिए आपके हाँ 16 स्थान बने। तो एक हाँ करोड़ 83,48,907 को नहीं लेना है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे अच्छा रहा है, हाँ हाँ स्क्रीन पर देखिए बिल्कुल। पहली संख्या लाल अक्षर में क्या लिखी है। नहीं वो नहीं आ रही भैया, लाल अक्षरों में नहीं दिखाई दे रही, पर मैंने ठीक है, लिखी हुई है। आप ग्रुप पे जुड़िए, मैं ये पीडीएफ भेज रहा हूँ। पहली अच्छा संख्या को 3 से भाग देने के बाद जो उत्तर आएगा, मतलब दूसरे हाँ स्थान पर आपका जो उत्तर है उसको 1 नंबर का स्थान रहता है। ऐसा करना अच्छा है अच्छा आपको, ठीक ठीक है। ठीक है। अरे एक भैया जी मुझे ये पूछना है, जो आपने अभी 388 वाली गाथा करी है, होदी अंतिम भागे तगुना गारो विदेश ओही, इसका अर्थ नहीं आया मुझे। ये देखो अभी दो इसमें ये, 388 हाँ, सुनो मेरी होदी बात, अंतिम भागो हाँ सुनो ना अब आप। हाँ देखो वो 2 गाथाएं जो है वो क्रम से है, उसमें हाँ ये बता रहे हैं धुआहारस्य प्रमाणम, जो धुआहार मतलब ध्रुवहार का प्रमाण है वह हाँ सिद्धानम अनंतिम प्रमाणम एकदम, सिद्धों के हम्म, अनंतवे भाग प्रमाण उतना है। अब हाँ, ठीक है वह समय प्रबद्ध, अब जो है हम्म, ध्रुवहार का प्रमाण हमने निकाल लिया, वह सिद्धों हम्म, के अनंतवे भाग प्रमाण है। अब और हम्म, एक तरीका यहां पर बता रहे हैं, वही ध्रुवार कैसा है, तो समय प्रबद्ध निमित्तम, समय प्रबद्ध के निमित्त से जो कार्बन वर्गनाओं का गुणाकार होता है, जो कार्बन वर्गनाओं हम्म, का आप गुणाकार कर रहे हैं
उन कार्बन अच्छा। वर्ग नाव के गुणाकार से अनंतिम भागो उसका अनंतवा भाग। जो कार्बन वर्ग नाव का गुणाकार हम करेंगे, अब वो हम निश्चित भाग है कि वो अभी हमने स्थान लिए 15, लेकिन वो स्थान होते अनंत। तो कार्बन वर्ग नाव का गुणाकार करेंगे तो उसका जो अनंतवा भाग होगा वही भाग आर होगा। तो यहाँ पर ठीक है। बता रहे कार्बन वर्गनाओं का अनंतवा भाग। तो कम वर्गनाओं समय प्रबद्ध निमित्त से कार्बन वर्गनाओं का जो अनंतवा भाग होगा वह भी क्या है, वह भी ध्रुवहार है। फिर बता रहे हैं और एक तग गुणगा, सुनो 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 आप, तग गुणगारो विदेश ही स। अब बता रहे हैं देशावधि ज्ञान का तग गुणाकार, जो भी वहां पर गुणाकार आपने किया है, मतलब उन द्रव्यों का, तत् मतलब उन द्रव्यों का जो देश अवधि ज्ञान का ध्रुवहार का आपने जो गुणाकार किया है, मतलब जितने स्थान उसके लिए है, दो उन उसमें से दो स्थान कम कर लीजिए। किसमें से? द्रव्य भेद प्रमाणम, जो द्रव्य भेद प्रमाण देशावधि ज्ञान के आपने लिए थे उसमें से दो स्थान आप कम कर लीजिए। और अब जो स्थान बचे ध्रुवहार संवगो, अब उसमें से जो ऊपर के 5 स्थान बचे हैं उनको उन 5 स्थानों में क्या करना है, आपस में गुना कर लीजिए। तो गुना करने के बाद जो स्थान आएगा वह आएगा कार्बन वर्गनाव का गुणकार, वह कार्बन वर्गनाव का गुणकार आएगा। ठीक है। अच्छा, भैया जी कर्मों के समूह को तो समय प्रबद्ध कहते हैं ना? हाँ तो वही बात बता रहे हैं ना, देखो समय प्रबद्ध हाँ मतलब जितने कार्बन ऑर्गेनॉल हम ग्रहण कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी हाँ। वही समय प्रबद्ध है, लेकिन यहाँ पर जो समय प्रबद्ध लेना है वो औदारिक वर्गनाव का ग्रहण प्लस औदारिक वर्गनाव विसर्जोपचय रूप में जो थी विसर्जोपचय रूप में, और उसको जो लोक का भाग लिया था उसको हमने समय प्रबद्ध लिया। क्यों? उतनी वर्गनाव को हम ग्रहण करने के बाद जो है वह पहला जघन्य द्रव्य होता है, ऐसी उसकी व्याख्या ली थी। इस कारण से उसको वैसे उतना लेना है। वैसे भैया जी मेरे मतलब सही है ना, कर्मों के समूह को सब क्रमबद्ध के वो वो समय सही है, प्रबद्ध कहते लेकिन हैं। यहाँ पर वो विषय लेना है जघन्य द्रव्य के हिसाब से। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया जी। पूर्णिमा दीदी जी बोलिए। भैया जी ये 386 नंबर की गाथा में मनोद्रव्य वर्गना की उत्कृष्ट प्रमाण में से घटाना है, उत्कृष्ट में से हाँ। जघन्य घटाने पर। तो आपने तो हम्म। जघन्य से उत्कृष्ट घटाया ऐसा बोला था। आपने जघन्य से बस उत्कृष्ट बोला था। बोलने से क्या हो रहा है, देखो जो 6 से लेके 14 तक संख्या, तो 14 में से 6 ही तो घटाए ना मैंने। देखो 386 नंबर की गाथा का अर्थ क्या होगा, मनोद्रव्य वर्गना के उत्कृष्ट प्रमाण में से जघन्य प्रमाण घटाइए। तो हमने यहां पर उदाहरण लिया था 6वें स्थान से 14 स्थान तक, तो 14वां स्थान उत्कृष्ट हुआ। ठीक है पूर्णिमा दीदी हाँ जी, हाँ 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 हाँ। 14वां स्थान उत्कृष्ट हुआ, 6वां स्थान जघन्य हुआ। तो उत्कृष्ट प्रमाण में से जघन्य घटा दिया, तो 6वां स्थान 6 का स्थान है तो 14 में से 6 घटा दिए। उसमें रूपाधिक, ठीक है ना, उसमें एक अधिक करना है, तो 8 में एक अधिक कर लिया तो 9 विकल्प हो गए थे उसके। लेकिन अपन बोलेंगे तो ऐसा ना, उत्कर्ष में से जघन्य घटाना ऐसा बोलेंगे ना। तो उत्कृष्ट में से जघन्य तो बोल रहा हूं ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, आप जघन्य में से उत्कृष्ट बोले थे। और अरे आपका नहीं स्किन नहीं, पे कुछ भी नहीं आया भैया जी। आपने जो समझाया ना स्किन पे आया ही नहीं। मैंने कितनी बार क्यों हाथ नहीं ऐसा आया? करा, नहीं आया, गाथा ही आ रही थी, आप किसी से ही पूछ लो। गाथा ही बता रहा था, स्किन पे आया ही नहीं वो चार्ट। कल वापस से स्क्रीन पर बताना चार्ट यही नहीं आया? वाला। ना नहीं आया, किसी से पूछ लो भले साहब। अरे आया कि यार नहीं फिर आया तो सब बोलो आप मेहनत लोग ही कोई। हो जाएगी। लोग सब मना ये बोलो नहीं ये आया। जो नहीं आया था ये स्क्रीन पर नहीं ना आया? ना ना, नहीं आया ही नहीं, गाथा ही नहीं आया, कुछ भी नहीं ये आया। अब आ रहा है क्या? अब आया है। अब सुन लीजिए, सुनो एक मेरी बात, अभी 2 मिनट सभी से मैं वक्त चाहूंगा, देखो 2-4 मिनट हम लेट होते हैं फिर से ये विषय लेने के लिए, आप 2 मिनट दीजिए। अब देखो हमने 3-3 का 15 बार भाग लगाया था, तो 15वें भाग में उत्तर आया था 1,43,43,43,48,907।
इसको 3 का भाग देंगे तो उत्तर आया था 47,82,969। ठीक है, ये स्क्रीन पर आप देखिए, पहले इस पर जो है लाल अक्षर में लिखा हुआ है। अब ये जो है यह द्रव्य है जघन्य देशावधि का सबसे भारी द्रव्य का स्कंध। इस 47,82,969 में हमने 3 का भाग दिया, उत्तर आया 15,94,323। फिर 3 का भाग दिया, तीसरे स्थान पर 5,31,441। फिर उसमें 3 का भाग दिया, उत्तर आया 1,77,147। फिर इसमें 3 का भाग दिया 59,049। फिर 3 का भाग दिया 19,683। फिर 3 का भाग दिया 6,561। फिर 3 का भाग दिया 2,187। फिर 3 का भाग दिया 729। फिर 3 का भाग दिया 243। फिर 3 का भाग दिया 81। फिर 3 का भाग दिया 27। फिर 3 का भाग दिया 9। फिर 3 का भाग दिया 3 और फिर 3 का भाग दिया तो 3 को 3 का भाग 1। अब इस 1 को हमने अलग कर दिया क्योंकि अब इस 1 को 3 का भाग नहीं जाएगा, मतलब ये 1 जो है ये परमाणु हुआ, ये कार्बन वर्ग ना, ये परमाणु हुआ और परमाणु को सर्वावधि जानता है तो हमने इसको अलग कर दिया। ठीक है, 15वां स्थान अलग हो गया। अब बचे हमारे 14 स्थान, 1 से लेकर 14 स्थान हमारे बचे। इन 14 स्थानों को हम 2 जगह बांटेंगे, आधे को करेंगे देशावधि के, आधे को करेंगे परमावधि के। तो जो ऑरेंज कलर में 1 से लेकर 7 तक के भेद हमने किए उसको हमने कर लिए देशावधि के, क्योंकि 15वां सर्वावधि का है उसको हमने अलग कर दिया। बचे 14 स्थान, 14 स्थानों को 2 भागों में बांटना है, तो आधे को हमें बांटना है देशावधि में और आगे आधे को हमें बांटना है सर्वावधि में। कृपया छोड़कर मत जाना, इतना सुनना बहुत अच्छा विषय है। तो अब जो आधे बचे वो देशावधि के 7 और 7 आगे की जो है वो सर्वावधि के हमने 7 ले लिए। तो ऐसा आधा आधा बांटना हम सीख गए पहले। तो अब जो है आधा आधा बांटने के बाद तो 1 से लेकर 7 तक हुआ देशावधि, 8 से लेकर 14 तक हुआ परमावधि, 15वां स्थान हो गया सर्वावधि। क्लियर हो गया ये विषय। अब 1 में जघन्य देशावधि होगा और 7वें स्थान पर उत्कृष्ट देशावधि होगा क्योंकि उसके 7 ही स्थान है। क्लियर हुआ, देखिए स्क्रीन पर। तो 47 जो रेड अक्षर है ना वो संख्या लेनी है, रेड अक्षर वाली, काले अक्षर वाली को हमने भाग दिया है। 15 स्थान गुणित करने के बाद वो संख्या आती है, उसका भाग देने के बाद 47,82,969 ये जो है पहला स्थान है। तो ये जघन्य देशावधि का द्रव्य है, इसको जघन्य देशावधि ज्ञान जानता है। यह द्रव्य कितना है, यह द्रव्य को हम बोलते हैं समय प्रबद्ध है। इसको समय प्रबद्ध क्यों कहा, क्योंकि उस समय प्रबद्ध की व्याख्या उन्होंने की थी कि कितना द्रव्य होता है, जघन्य द्रव्य कितना है। तो उसके लिए आचार्य महाराज ने बताया औदारिक वर्गनाएं जो हमने ग्रहण की थी मध्यम योग से, प्लस जो विसर्जोच्चय रूप में आगे खड़ी है उन दोनों को मिलाया, उसको भाग दिया लोक का मतलब असंख्यात का। जो भाग आएगा उसको यहां पर हमने लिया कि ये जघन्य द्रव्य है। इस जघन्य द्रव्य को नाम दिया समय प्रबद्ध। अभी वीना दीदी कह रही थी कि प्रति समय हम जितने कर्म ग्रहण करते उसको समय प्रबद्ध कहते हैं। बिल्कुल सही है, वो व्याख्या सही है। यहां पर समय प्रबद्ध मतलब भी वही है, लेकिन इसमें क्या कर लिया है, जो कारमान वर्गनाएं मध्यम योग से ग्रहण की उसमें थोड़ा प्लस विसर्जोच्चय वाली भी ली है और उसको भाग दिया है संख्यात लोक का। ठीक है, वो समय प्रबद्ध। तो वो कितना आया था 47,82,969। ये देशावधि का जो द्रव्य है उसका जघन्य स्थान है। इसका उत्कृष्ट स्थान हमने 7वां लेके गए थे 6,561। ठीक है, अब 8वें स्थान पर, 8वें स्थान से लेकर 14वें स्थान जो है वो परमावधि आया था। तो यहां पर 8वां स्थान जघन्य परमावधि का है 2,187 और जो 14वां स्थान जो 3 है ये उत्कृष्ट परमावधि का है। मतलब इतने छोटे से भी कार्बन वर्गनाओं को वो परमावधि ज्ञान जानेगा। बड़े को जान रहा है कोई बात नहीं है भाई, हमें दूर से दिख रही कि ये बस है, लेकिन बस में पीछे की सीट पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो मेरा भाई है। ये जिसको दिख रहा है उसका अवधि ज्ञान उत्कृष्ट होगा ना। बस दिख रही है ये जघन्य काम हुआ, लेकिन उसमें बैठा हुआ आदमी दिख रहा है वो उत्कृष्ट हो गया।
तो कार्बन वर्गनाओं को जान रहा है, ये उत्कृष्ट परमावधि। तो 1 से 7 लग देशावधि, 8 से लेकर 14 तक परमावधि। तो 1 से 7 में पहला स्थान जघन्य का और 7वां स्थान उत्कृष्ट का। ऐसे ही 8वां से लेकर 14 तक में जो परमावधि है, तो 8वां स्थान जघन्य परमावधि का और 14वां स्थान जो है वो उत्कृष्ट परमावधि का। अब इन्होंने अभी जो दो गाथाएं हमने पढ़ी उसमें ये बताया कि जो देशावधि का द्रव्य है, देशावधि के जितने द्रव्य के भेद आपने बनाए उसको ध्रुवहार से भाग देकर उतने द्रव्यों में से 2 गुण कर लीजिए। तो अब हमने ध्रुवहार 3 पकड़ा था और देशावधि 7वें स्थान तक पकड़ा है, 1 से लेकर 7 तक। सब लोग देखो स्क्रीन पर, 1 से लेकर 7 स्थान तक हमने ध्रुवहार करते करते गए। तो देशावधि का जितना द्रव्य है उसमें क्या बताया गाथा में, जो 390 नंबर की है, 2 उन, उसमें से 2 उन कर लीजिए, मतलब 2 कम कर लीजिए। तो 1 से लेकर 7 स्थान में से 2 गुण कर लिए, मतलब 2 कम कर लिए। तो 7 जो है ना, 7 में से 2 कम कर लिए तो कितने स्थान बचे, 5 स्थान। जो 5 स्थान बचे वो प्रमाण बताया उस 390 नंबर की गाथा में कर्मन वर्गनाओं के गुणकार का प्रमाण। तो 1 से लेकर 5 तक जो स्थान हुए ये हो गए कर्मन वर्गनाओं के गुणाकार। अब ऐसे 1 से लेकर 5 तक, मतलब 3 को 5 का पावर दे दिया हमने, तो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, तो 3 को ऐसे 5 बार गुणित कर लिया तो उत्तर आएगा 243। तो कार्बन वर्गनाओं का गुणाकार इधर आपको लिखना, ये देखो नीली लाइन है ना इधर, 1 से लेकर 5 तक। ये 5 स्थान क्यों लिए, क्योंकि आचार्य महाराज ने बताया देशावधि के जो 7 स्थान है उसमें से 2 कम कर लीजिए, जितने स्थान बचेंगे उतने कार्बन वर्गनाओं के गुणाकार के स्थान है। तो हमने 2 माइनस कर लिए, ये 5 जो है कार्बन वर्गनाओं के गुणाकार के स्थान हो गए। तो 3 को 5 से गुणित करने पर इधर संख्या भी आप लिख के लीजिए 243। ठीक है, इतना लिख के रखिए। अब 6 से कार्बन वर्गना प्रारंभ होगी, क्यों प्रारंभ होगी उसका कारण बताइए। एक दीदी ने अभी प्रश्न पूछा था 6वें से आपने कार्बन वर्गना क्यों प्रारंभ की। इसलिए प्रारंभ की कि देशावधि में 2 माइनस करने से, देशावधि के द्रव्य से 2 माइनस करने से बचा हुआ जो पहला द्रव्य वो होगा कार्बन वर्गनाओं का गुणाकार। और कार्बन वर्गनाओं की गुणाकार में ये व्याख्या होती है कार्बन वर्गना के प्रारंभ होने के पहले तक का जो द्रव्य है वो सबका सब कार्बन वर्गना का गुणाकार है, मतलब उसके आगे से कार्बन वर्गना प्रारंभ होगी। तो कार्बन वर्गना का गुणाकार 5वें स्थान से है, इस कारण से 6वें स्थान से कार्बन वर्गना का प्रारंभ हमने किया। ये 6वां स्थान। 7वें स्थान में कार्बन वर्गना, 8वें स्थान में कार्बन वर्गना, 9वें स्थान में कार्बन वर्गना, 10वें स्थान में कार्बन वर्गना, 11वें स्थान में कार्बन वर्गना, 12वें स्थान में कार्बन वर्गना, 13वें स्थान में कार्बन वर्गना, 14वें स्थान तक कार्बन वर्गना होती है। अब कार्बन वर्गना समाप्त हो जाएगी 15वें, मतलब उसके भी अंदर वो सर्वावधि झाकेगा। कार्बन वर्गनाएं सबसे सूक्ष्म वर्गनाएं हैं और कार्बन वर्गना के पहले फिर औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, ये वर्गना होती है। 6वें स्थान से कार्बन वर्गना प्रारंभ हो गई। अब ये कार्बन वर्गना 6वें स्थान से लेकर 14वें स्थान तक हो गई। तो यहां तक कितने विकल्प हुए इसको गिनिए। 6वें को 1 बोलिए, 7वें को 2, 8वें को 3, 9वें को 4, 10वें को 5, 11वें को 6, 12वें को 7, 13वें को 8, 14वें को 9। ये 9 विकल्प हो गए। ये 9 विकल्प हो गए, हमें बिना गिने निकालना है। उसका आपको मैंने बताया आचार्य महाराज के गाथा के अनुसार। तो आचार्य महाराज ने मनोवर्गना के विकल्प निकालने के लिए गाथा दी थी। मनोवर्गना के विकल्प में से उत्कृष्ट में से जघन्य घटा दो। अब जघन्य घटाने के बाद जो उत्तर आएगा उसमें 1 मिला दो, तो जितना आएगा उतने मनोवर्गना के विकल्प होंगे। किसी के भी विकल्प हमको निकालने हैं, किसी के भी विकल्प हमको निकालने हैं तो उसका यही स्थान आएगा। मान लो देखो ये है 5 उंगलियां, 1 2 3 4 5। अब इसका उत्कृष्ट कितना है, अब इसको और 6 उंगलियां लीजिए, ये 6 उंगलियां हैं। ठीक है, आपके सामने है 6 उंगलियां। अब 6 उंगलियां है तो 6 उंगलियों का विकल्प जो है वो 6 ही होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 उंगलियों का विकल्प 6 होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है,
यहाँ पर 6 से लेकर 14 तक जो है, अब हमें क्या करना है, 6 उंगलियां हैं, तो पहला बच्चा जो है इधर वाला, ये हाथ वाला, ये यूनिफॉर्म पहन के आ गया। अब 2 नंबर से लेकर 5वें नंबर तक के जो बच्चे हैं, सॉरी 2 नंबर से 6वें नंबर तक के जो बच्चे हैं वो यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए। अब ये कितने हैं ये हमको निकालने हैं। तो क्या करना है, 2 जो संख्या है वो हो गई जघन्य और 6 संख्या हो गई उत्कृष्ट। तो 6 में से 2 को माइनस करो, 6 में से 2 माइनस किए, 4 बचे, उसमें 1 जोड़ दो तो 5। तो ये देखिए ये यूनिफॉर्म नहीं पहने हुए बच्चे 5 हैं। ऐसे ही 6 से लेकर 14 तक कितने विकल्प होते हैं ये हमें सीखना है। तो 6 से लेकर 14 तक निकालने हैं, तो 6 को जो है संख्या 14 जो है 14 से 6 माइनस करने हैं। तो 14 में से 6 हमने माइनस कर दिए, बचे 8, उसमें 1 जोड़ दीजिए 9। तो ये 9 विकल्प हुए, और गिनेंगे तो भी 9 होंगे। 6 को 1, 7 को 2, 8 को 3, 9 को 4, 10 को 5, 11 को 6, 12 को 7, 13 को 8 और 14 को 9। ये 9 विकल्प हो गए, मतलब कार्बन वर्गना के 9 विकल्प हुए। तो यहाँ पर ध्रुवहार था 3, तो 3 को 3 3 3 3 ऐसा लिख के 9 बार लिखे, गुणित कर लीजिए उसको, तो उसका जो उत्तर आता है वो आता है 19,683। ठीक है। अब उन्होंने बताया समय प्रबंध की व्याख्या क्या है, कार्बन वर्गनाओं को कर्मन वर्गनाओं के गुणाकार से गुणित कर लीजिए। मतलब 19,683 को 243 से गुणित करेंगे, उत्तर आपको मिलेगा 47,82,969। ये उत्तर मिलेगा। अब मेरे ख्याल से विषय क्लियर हुआ होगा। आप पहले बोल देते कि स्क्रीन पर नहीं आ रहा है तो मैं कर देता, मुझे लगा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है ना, कोई बात नहीं है। अब आपको सबको विषय क्लियर हुआ होगा ऐसा मैं समझता हूं। ठीक है, देखो 1-2 लोगों ने मैसेज भेजा, लेकिन ऐसे समय पे तुरंत रेज हैंड कर लीजिए। बहुत लोगों ने मैसेज भेजा, स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्षमा चाहता हूं मैं उसको शेयर करना भूल गया, लेकिन आप जो है मैंने समझा दिया है। जिसने नहीं सुना वो इसको वीडियो के रूप में आप देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ पूर्णिमा दीदी जी, पूर्णिमा दीदी जी कहाँ गई? आप आ गए समझ में दीदी? आ गया आ गया आ गया। और कर लेंगे, 1-2 बार और करके देख लेंगे थोड़ा। लेकिन अभी जो समझाए समझ में आया कि नहीं बोलो, नहीं तो मेरी पूरी नहीं बहस नहीं हो गई। नहीं नहीं, आ गया आ गया आ गया आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, अब ये 6 से 14 तक के विकल्प जो है नया विषय दिया था मैंने आपको, ये इससे उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन मनोवर्गना के विकल्प निकालने का जो आचार्य महाराज ने बताया ना, तो यहाँ पे आपको विकल्प निकाल कर दिखाए। वो विकल्प निकालना भी आ रहा है क्या आपको? 14 में से 6 माइनस करो और उसमें 1 जोड़ो, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आ गया ना, 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे, फिर उसमें फिर 1 जोड़ना है, तो फिर 9 हाँ, 9 हो जाएगा। तो ये 9 विकल्प जो है वो ऐसे होते, मतलब किसके भी विकल्प हमें निकालने हैं। मान लो 18 से लेकर 96 तक कितने विकल्प होंगे? अब एकदम से कैसे हम तो हमें गिनते बैठना पड़ेगा, 18, 19, 20, 21, 22 ऐसा गिनना पड़ेगा ना, तो नहीं आएगा। तो 18 को जघन्य पकड़ो, 96 को उत्कृष्ट पकड़ो। तो 96 में से 18 को माइनस कर दो। अब 96 में से 18 गए, कितने बचे? 78। हाँ 78 बचे। उसमें हाँ, 1 प्लस कर दो, 1 अधिक करना है, 79। 79। तो 18 से लेकर 96 तक 79 विकल्प होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब आ गया आ गया आप आ इतने गया। धीरे बोलती आ गया मतलब। नहीं नहीं, आ गया आ गया आ गया। ठीक है, माया दीदी जी बोलिए, फटाफट बोलिए आप प्रश्न। सरोज जी जैन बोलिए। बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है भैया जी, आ रहा है ना? ठीक ठीक। बहुत ये अच्छे आप से। ऐसा बोलेंगे तो समझ में आता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समझा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, भैया जी बहुत जो अच्छा आप से, अब बहुत अच्छा से समझ में आया भैया जी। ठीक ठीक ठीक, चलेगा। भैया जी पहले स्क्रीन पे नहीं आएगा, आपने अभी समझाया है। पर ये 2 से लेके 10 तक का सिर्फ ऐसे ही निकाला है जैसा आपका ही 3 का निकला हुआ है। हाँ ऐसा आपको निकालना है, 2 से लेकर 10 तक का। भैया जी आप ये इस पे उसको भेजना इस पे। हाँ ये पेज मैं अभी आपको ग्रुप पर भेजूंगा।
एक 2-5 अब इसी मिनट को में देख के क्लास निकाल, होते ही। हाँ इसी को देख के सेम ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही निकालना है। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, बस आपको इधर ऐड करना है 1 से लेकर 5 तक जो है वो कार्बन वर्गनाओं का गुणाकार, और 6 से लेकर जो 9 तक है वो कार्बन वर्गना, ऐसा लिखना है साइड में, इधर राइट साइड में उसके। हाँ ठीक है भैया जी, हम्म। ठीक है भैया जी, जय जिनेन्द्र। नीलम दीदी जी पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी जय जो इसमें जिनेन्द्र। पहली संख्या है 1,43,43,40,48,90, तो 907। हाँ 907, सॉरी 907। तो ये संख्या मतलब कहाँ से आई, और आप बोले इसको नहीं लेकर करना नहीं है? देखो, सुनो मेरी बात सुनो, इसको आप इग्नोर करो ये विषय को। ये मैंने आपको कल सभी को होमवर्क दिया था कि 2 से लेकर 10 तक की संख्या को 15 बार लिखिए, आपस में गुणित कर करके उसकी संख्या लिख कर रखिए। तो ये जो है, ये 3 को हमने गुणित कर लिया, तो 3 को 15वें बार गुणित करने से वो संख्या आती है 1,43,48,907। लेकिन इसको यदि हम समय प्रबद्ध मानेंगे ना, तो फिर 16वें स्थान में 1 आता है। इसलिए इसको नहीं मानना है, हमें मानना है इसको भाग देने, इसको 3 से भाग देने के बाद जो 47,82,969। तो कल जो मैंने 15 तक बोला था, आप उसको एक काम कर लीजिए, 14 तक गुणित कर लीजिए। समझो एक संख्या को 14 तक गुणित करने के बाद जो उत्तर आएगा वैसे 15 स्थान लिखने हैं, बस इतना सा। वो 15वें स्थान तो को आप भैया इग्नोर करो। भैया जी जैसे आपने 3 से किए तो उसको 2 से करके देखना है, ऐसा है क्या? आपको 2 से भी करना है, 3 से भी करना है, 4 से भी करना है, 5 से भी करना है, 6 से भी करना है। अब वो संख्या कैसे निकालनी है, तो आपको समझो 2 को 14 बार लिखना है और आपस में गुणित करना है। जो उसका उत्तर आएगा ना, वो पहले स्थान पर लिखना है, फिर उसको 2-2 का भाग दे के आपको ऐसे 15 स्थान बनेंगे। ऐसे 4 को 14 बार लिखना है, गुणित करना है, जो उत्तर आएगा उसको पहले स्थान पर लिखकर फिर 4-4 का भाग देकर 15 स्थान पर लिखना है। ऐसी 5 को, ऐसी 6 को 10 तक करना है। समझ गए दीदी? अरे तो 2 का करेंगे, 2 को 2 बार लिखा तो 4 हुआ, इस तरह से ऐसा करके करना है। थोड़ा सा नहीं फिर ना, से करना भैया, फिर से बोलिए देखो ना। दो, 2 को आप 14 बार लिखो एक लाइन में, जी उसको बीच ठीक में है। गुणित का चिन्ह डालो। तो हाँ 2 को 14 बार जब आप गुणित करेंगे तो जो भी संख्या आएगी, ये देखो आपके सामने ये कैलकुलेटर में लगा रहा हूं, ये है कैलकुलेटर, दिख रहा है कुछ? जी जी नहीं जी। दिखेगा शायद, सुनो। 2 गुणित 2 गुणित 2, ऐसे हमने 14 बार करना है। ठीक है। ठीक है, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये जो 2 को 14 बार करेंगे ना, तो 16,384 उत्तर आएगा। ठीक है, तो जी 16,384 इसका जघन्य देशावधि का सबसे भारी स्कंद होगा यहाँ ऊपर। फिर उसको आप ठीक। गुणित गुणित करते जाइए 15 बार, तो लास्ट में 1 उत्तर आएगा। ठीक है, जी भैया। भैया अब नहीं गुणित समझ के में आया तो भाग अभी। को, भैया भाग हाँ, देना कि गुणित, आपने भाग दिया है ना फिर उसमें तो बाद ये। में भाग, जो संख्या आएगी ना, जो संख्या आएगी उसको बाद में भाग देना है आपको। वो गुणित जो है पहले करके रखना है। वो गुणित क्यों हाँ करना है? ताकि आपको ऊपर की संख्या मिले आपको भाग देने के लिए। भाई 2 को आप किसका भाग देंगे? अच्छा, वो तो भाग ऐसा देने के लिए करके। वो संख्या। अच्छा एक आपको जो तो है ना उत्कृष्ट संख्या निकालने के लिए, वो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, 2 को 14 बार गुणित कर लीजिए। 2 को सीधा 14 से मत गुणित करना, 2 को 2 से गुणित किया 4, फिर 4 को 2 से गुणित कर लिया। ऐसे आप बोल रहे 10 तक करना है ऐसा?